लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख डिसलेक्सी आर टू स्मार्ट फॉर ट्रम्प। इसमें लेखक अपने निजी अनुभव के जरिए एक बड़ी बात समझाने की कोशिश करता है कि डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने लिखने से जुड़ी दिक्कत कोई कमजोरी नहीं, बल्कि अलग तरह से सोचने की क्षमता भी हो सकती है। लेख की शुरुआत में लेखक बताता है कि बचपन में उसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि वो पढ़ नहीं पाता था। लेकिन समय के साथ उसने अपने दिमाग के हिसाब से सीखने के तरीके विकसित किए और वही उसकी ताकत बन गए। लेख का संदर्भ तब आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने गैविन न्यूज़सोम पर तंज कसते हुए कहा कि सीखने की दिक्कत वाले लोग राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं होते। लेखक इस बयान की आलोचना करते हुए कहता है कि ये न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि गलत भी है, क्योंकि डिसलेक्सिया वाले लोग अक्सर गलत तरीके से सोचते हैं, समस्याओं को नए नजरिए से देखते हैं और कई बार ज्यादा रचनात्मक और लचीले होते हैं। लेख में यह भी समझाया गया है कि डिसलेक्सिक्स लोग अपनी कमी को पूरा करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स विकसित करते हैं, जैसे याद करके बोलना, पैटर्न पहचानना, और यही उन्हें एक खास तरह की समझ और अभिव्यक्ति देता है। गेविन का उदाहरण देते हुए लेखक बताता है कि वो भी इसी तरह अपने भाषण याद करते हैं और जटिल जानकारी को अपने तरीके से संभालते हैं। अंत में लेख का बड़ा संदेश ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच चीजों को बहुत सरल और सतही बना देती है, जबकि असल दुनिया जटिल है और उसे समझने के लिए विविध सोच की जरूरत होती है। यानी ये लेख कहना चाहता है कि डिसलेक्सिया कोई कमी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता है, और इसे कमजोरी बताना असल में समझ की कमी को दिखाता है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख हैज ईरान ब्रॉट डाउन एन अनकिलेबल USF-35 जेट। इसमें एक ऐसे दावे की पड़ताल की गई है जो अगर सच साबित होता है तो आधुनिक युद्ध की सोच को झटका दे सकता है। लेख की शुरुआत इसी सवाल से होती है, क्या वाकई ईरान ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और लगभग अजेय माने जाने वाले F-35 लड़ाकू विमान को निशाना बनाया है। लेख समझाता है कि हाल ही में एक अमेरिकी F-35 फाइटर जेट ने मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की, और कुछ सूत्रों का दावा है कि उसे ईरान की ओर से दागे गए हमले में नुकसान पहुंचा था। हालांकि अमेरिका ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच जारी है। दूसरी तरफ ईरान ने दावा किया है कि उसने इस स्टेल्थ जेट को निशाना बनाया। ऐसे में सच्चाई अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन शक और दावे दोनों मौजूद हैं। यहाँ लेख F-35 की खासियत भी समझाता है। ये कोई सामान्य विमान नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट्स में से एक है, जिसे रडार से बचने, दुश्मन की निगरानी करने और बेहद सटीक हमले करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी वजह से इसे अब तक लगभग अछूता माना जाता रहा है। अगर ये सच में ईरान के हमले में क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि आधुनिक स्टेल्थ तकनीक भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। लेख का बड़ा संकेत यह है, अगर ये दावा सही निकलता है तो ये सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक बदलाव होगा। इससे साबित होगा कि मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम और नई तकनीकों के सामने दुनिया के सबसे उन्नत हथियार भी कमजोर पड़ सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं, अभी तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है जिससे पक्का कहा जा सके कि साधारण मिसाइल सिस्टम ने F-35 को मार गिराया। कुल मिलाकर लेख ये बताने की कोशिश करता है कि ये घटना सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध की बदलती तस्वीर की कहानी है, जहां अजय समझी जाने वाली ताकतों को भी चुनौती मिल रही है, और आने वाले समय में हवाई युद्ध के नियम बदल सकते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन प्रिजन्स सेंटेंसिंग रिफॉर्म हैज नॉट ईज द सेंस ऑफ क्राइसिस। इसमें जेल व्यवस्था की बिगड़ती हालत पर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख का सीधा संदेश ये है कि सजा सिर्फ कानूनों में बदलाव कर देने से जेलों का संकट खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि समस्या कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। लेख समझाता है कि इंग्लैंड और वेल्स की जेलें लगातार क्राइसिस मोड में हैं। हिंसा बढ़ रही है, स्टाफ की भारी कमी है,
कैदियों के लिए शिक्षा और सुधार के अवसर घटते जा रहे हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया है ताकि कम लोगों को जेल भेजा जाए। लेकिन संपादकीय साफ कहता है कि ये कोई जादुई समाधान नहीं है। अगर प्रोबेशन सिस्टम ही कमजोर है तो सिर्फ मशीनों के भरोसे सुधार संभव नहीं। असली जरूरत है कुशल स्टाफ, मानवीय निगरानी और पुनर्वास की मजबूत व्यवस्था। लेख ये भी बताता है कि जेलों में भीड़ इसलिए नहीं बढ़ी कि ज्यादा लोग जेल जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि सजाएं लंबी हो गई हैं और रिहा होने के बाद कैदियों को दोबारा जेल भेजने के मामले बढ़े हैं। इससे जेलों में तनाव और हिंसा दोनों बढ़े हैं। यहाँ तक कि जेल स्टाफ पर हमलों के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं, खास तौर पर ऐसे कैदी जिनके पास खोने को कुछ नहीं है। उन्हें संभालना और भी मुश्किल होता जा रहा है। संपादकीय का निष्कर्ष साफ है। अगर सरकार सच में जेल संकट को खत्म करना चाहती है तो उसे केवल कानून बदलने या तकनीक लाने से आगे बढ़कर पूरी व्यवस्था में निवेश करना होगा। जेलों को सिर्फ सजा देने के लिए नहीं, बल्कि सुधार और पुनर्वास का केंद्र बनाना होगा, वरना ये संकट और गहराता जाएगा। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय डिजिटल निर्वासन, डिजिटल सेंसरशिप का मसला। इसमें सरकार की बढ़ती डिजिटल सेंसरशिप को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। लेख की शुरुआत इस बात से होती है कि पिछले कुछ समय में सरकार ने सोशल मीडिया पर आलोचना करने वाले पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के अकाउंट ब्लॉक करने की कार्रवाई तेज कर दी है, जो एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। संपादकीय समझाता है कि 2014 से 2021 के बीच ब्लॉक किए गए कंटेंट की संख्या तेजी से बढ़ी है और अब सिर्फ पोस्ट ही नहीं, बल्कि पूरे अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। सरकार आईटी कानून की धारा 69A और 2009 के नियमों का सहारा लेती है, लेकिन लेख का तर्क है कि इन नियमों का इस्तेमाल पारदर्शिता और न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए किया जा रहा है। खास तौर पर नियम 16, जो पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखता है। इससे प्रभावित व्यक्ति को ये तक नहीं पता चलता कि उसका अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ और इस वजह से वो अदालत में चुनौती भी नहीं दे पाता। लेख ये भी बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल मामले में इन प्रावधानों को कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ सही ठहराया था, लेकिन व्यवहार में उन सुरक्षा उपायों को कमजोर कर दिया गया है। समीक्षा करने वाली समिति भी पूरी तरह सरकार के अधीन है और उसने अब तक किसी फैसले को पलटा नहीं है, जिससे ये प्रक्रिया एक तरफा हो जाती है। संपादकीय का सबसे अहम संदेश ये है कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना किसी व्यक्ति को डिजिटल निर्वासन में भेजने जैसा है, यानी उसे सार्वजनिक बहस से बाहर कर देना। लेख चेतावनी देता है कि अगर सेंसरशिप की शक्तियां अलग अलग मंत्रालयों में और फैला दी गईं, तो ये मनमाने तरीके से आलोचकों को चुप कराने का एक खतरनाक सिस्टम बन सकता है। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबसे अहम है और अगर सरकार बिना पारदर्शिता और जवाबदेही के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण बढ़ाती है तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.
आप सुन रहे थे